जर्नलिस्ट, पत्रकार जो मीडिया के जरिए समाज की आवाज बनते हैं। नमस्कार, मैं हूं सादिया नूर और आप देख रहे हैं ज्ञान वार्ता की खास पेशकश रूबरू, सिलसिला अनकही बातों का। और आज हम आपको रूबरू कराने लाए हैं एक ऐसी शख्सियत से जो ना सिर्फ एक पत्रकार हैं बल्कि समाज में अलग अलग किरदारों में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। पिछले 15 सालों से वे टीवी और रेडियो इंडस्ट्री के साथ साथ मीडिया एकेडमिक्स की भी कमान संभाल रहे हैं। यानी आज का इंटरव्यू हमारे सभी अपकमिंग जर्नलिस्ट के लिए बहुत ही खास होने वाला है। इसके साथ ही आपको बता दें कि आज हमारे साथ जुड़ी हुई शख्सियत CNEB न्यूज, जी न्यूज उत्तर प्रदेश, IBN 7 न्यूज और ETV न्यूज में एक प्रोड्यूसर और एंकर दोनों के रूप में काम कर चुकी है। लेट्स वेलकम मिस्टर अरुणेश द्विवेदी जी। नमस्कार सर, वेलकम टू रूबरू। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपकी मीडिया जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। आप इस फील्ड में कैसे आपने शुरुआत की, कहाँ से आपको ये आइडिया जनरेट हुआ? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है आपका और बहुत ही जनरल क्वेश्चन भी है। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं भी BSc मैंने किया है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में BND कॉलेज कानपुर से। कानपुर का रहने वाला हूँ मैं। तो जैसा कि आजकल की जनरेशन में होता है वैसा मेरी जनरेशन में ही था कि हमें टीवी में काम करना है और टीवी में भी स्पेशली एंकर या रिपोर्टर ही बनना है। ये एक कॉमन थिंकिंग होती है जब हम BSc कर रहे थे और उस दौरान अपने पेरेंट्स को ये समझा पाना, ये बता पाना कि नहीं आप BSc के बाद MSc मत करवाइए, मुझे जर्नलिज्म का कोर्स कराइए, मुझे एंकर बनना है, मुझे रिपोर्टर बनना है। तो क्योंकि मेरे पेरेंट्स खुद मदर तो हाउसवाइफ हैं, पापा मेरे गवर्नमेंट टीचर रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि ठीक है वही बनो, वही करियर चुनो जिसमें आपका पैशन हो। और इसके लिए मुझे घर से सपोर्ट मिला। कानपुर से मैं दिल्ली आया। दिल्ली में जामिया मिलिया इस्लामिया और IIMC दोनों ही जगह मैंने एंट्रेंस टेस्ट दिया। क्योंकि मैं BSc कर चुका था तो जाहिर सी बात है इसके बाद मुझे मास्टर्स करना था या PG डिप्लोमा करना था। IIMC में मेरा रिटन क्लियर हुआ लेकिन एडमिशन नहीं मिला इंटरव्यू के बाद। अब क्यों नहीं मिला ये मुझे नहीं पता, लेकिन सौभाग्य देखिए इसी को कहते हैं ज़िंदगी कहाँ से कहाँ ले आई। जिस IIMC में पढ़ने के मैं ख्वाब देखता था वो ख्वाब उस वक्त यानी सन 2005 के आसपास सच नहीं हो पाया, लेकिन ठीक 10 साल बाद उसी IIMC के रेडियो TV डिपार्टमेंट में पढ़ाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ और 3 साल मैंने वहाँ पे कॉन्ट्रेक्चुअल के तौर पर पढ़ाया। तो आपने जर्नी की बात की, बहुत ही अच्छी जर्नी रही, बहुत ही संघर्ष से भरी जर्नी भी रही। संघर्ष मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जामिया जैसी जगह पर जहाँ पर मेरा रिटन क्लियर हुआ, इंटरव्यू क्लियर हुआ, पढ़ाई की, टीवी जर्नलिज्म की बारीकियाँ सीखी, एंकरिंग रिपोर्टिंग के आगे भी दुनिया है, ये कॉन्सेप्ट मुझे तभी पता चला जब मैंने वहाँ पढ़ाई की। इसके बाद इंटर्नशिप स्ट्रगल करना पड़ा। IBN 7 में इंटर्नशिप मिली, 1 महीने से 1 दिन भी ज़्यादा नहीं मिली, जबकि मेरी चाहत थी कि मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, कोई बात नहीं, मुझे काम सीखना है, इसलिए मुझे 1 महीने से ज़्यादा भी इंटर्नशिप दे दो, लेकिन वो नहीं मिली क्योंकि उनका अपना प्रोसीजर था। उसके बाद फिर से स्ट्रगल का दौर स्टार्ट। हर एक फिल्म जो इंडस्ट्री है हमारी, फिल्म इंडस्ट्री से ज़्यादा मैं बात कर रहा हूँ फिल्म जो नोएडा की फिल्म सिटी है, बहुत सारे चैनल्स हैं, जैसे पहले थे वैसे ही आज हैं। आज संख्या बढ़ गई है। हर एक गेट पर जाके अपना CV देना, रिक्वेस्ट करना गार्ड भैया से कि भैया HR तक पहुंचा देना, ये सारे स्ट्रगल हमने किए हैं और ये कोई नई बात नहीं है। क्योंकि ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि हर एक नए स्टूडेंट्स को ये पता होना चाहिए कि अगर आपका इस फील्ड में कोई गाइड नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, आपका मीडिया फील्ड में कोई रिलेटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप करियर नहीं बना सकते। आप अपने टैलेंट के बलबूते करियर बना सकते हैं और इसका जीता जागता उदाहरण मैं स्वयं हूँ। मेरे रिलेटिव्स में, मेरे फ्रेंड सर्कल में, मेरे जानने वालों में से कोई मीडिया में नहीं है, लेकिन मैं मीडिया में आया, लंबे समय तक काम किया। तो मैं वही बता रहा था। इसके बाद ETV न्यूज़ में जॉब मिली, फिर जी में अवसर मिला, फिर IBN 7 में भी रहे, 2-3 चैनल लॉन्च कराए। ऑल इंडिया रेडियो मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ, वहाँ के समाचार भी सुनते रहे हैं, वहाँ के प्रोग्राम्स विविध भारती खास तौर पर सुनता रहा हूँ। रेडियो से झुकाव था, इसके बाद मैं रेडियो में पहुँच गया। रेडियो में कैजुअल अनाउंसर के तौर पर आज भी मैं जुड़ा हूँ, आज भी मैं वहाँ के रेडियो के न्यूज़ बुलेटिन बनाता हूँ। अब जर्नी की चूँकि बात की, इसलिए इतनी लंबी जर्नी को कम शब्दों में ही बताया जा सकता है, संक्षेप में बताया जा सकता है, गागर में सागर भरने की बात कही जा सकती है, इसलिए मैंने रेडियो के बारे में बताया। और आखिर में अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं एकेडमिक्स में भी
क्यों आया? क्योंकि मेरा ये पहले से प्लान क्लियर था कि मुझे मेरे करियर का गोल क्या है, मेरे करियर का ऑब्जेक्टिव क्या है, और उस ऑब्जेक्टिव में ये था कि मुझे पहले खुद काम करना है ताकि मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाऊँ बुलेटिन कैसे बनता है, रिपोर्टिंग कैसे होती है, एंकरिंग के बेसिक्स क्या हैं। इसलिए मैंने 5-6 साल इंडस्ट्री में बिताए। इसके बाद चूँकि आना एकेडमिक्स में ही था, पढ़ना पढ़ाना मेरे ब्लड में है, तो इस वजह से फिर मैंने एकेडमिक्स में मेरी पहली जॉब IIMC में थी। इसके बाद मैं जामिया में भी मैंने कॉन्ट्रेक्चुअल के तौर पे पढ़ाया, शारदा यूनिवर्सिटी में रहा, मंगलातन यूनिवर्सिटी में रहा, और अभी वर्तमान में न्यूज़ 24 के मीडिया कॉलेज में हूँ। तो इस तरीके से मेरी संक्षेप में यही जर्नी रही, और अब तक की मेरी इस जर्नी से मैं बहुत खुश हूँ, बहुत हैप्पी हूँ। कोई दिल में गम नहीं है, कोई रिग्रेट्स नहीं है, क्योंकि मैंने जो सोचा, जो चाहा, वो पाया। हाँ, सिर्फ अपनी मेहनत के बलबूते और थोड़ा बहुत अपनी किस्मत के बलबूते भी, लेकिन नो जुगाड़, नो शॉर्टकट, ओनली हार्ड वर्क। जी, बहुत सही बात की। नो जुगाड़, नो शॉर्टकट, ओनली हार्ड वर्क इफ़ यू रियली वांट टू अचीव योर सक्सेस इन योर लाइफ। सर, आपकी जर्नी आपने शॉर्ट में जो बताई, पहले जामिया मिलिया इस्लामिया, फिर IIMC जहां आपको एडमिशन नहीं मिला, लेकिन फिर बाद में आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ, एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर आपने वहां टीचिंग की। उसके बाद शारदा यूनिवर्सिटी, फिर मंगलयातन यूनिवर्सिटी, और अब आइजोम से आप जुड़े हैं। इस पूरी टीचिंग जर्नी में जो आपके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, जो मेन उद्देश्य थे, अपने आप को भी लेकर और अपने स्टूडेंट्स को भी लेकर, उनके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मेरे लिए मेरा हर एक स्टूडेंट ज़रूरी होता है, चाहे वो कमज़ोर हो पढ़ने में या बहुत ही टैलेंटेड हो। ख़ास तौर पर मैं उन टीचर्स में हूँ जो फ्रंट बेंचर्स के स्टूडेंट्स पर फोकस नहीं करते हैं। मैं उन टीचर्स में हूँ जो बैक बेंचर्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करते हैं, और उसकी वजह यही है कि उनको डांटना, प्यार से समझाना, डांट के समझाना, क्योंकि वो मैं जिस इंडस्ट्री के लिए उनको तैयार कर रहा हूँ ना, उस इंडस्ट्री में एक एक सेकंड की वैल्यू है टेलीविज़न में। उसी तरीके से स्पेस की वैल्यू होती है आपकी न्यूज़पेपर में। इसलिए एज ए टीचर मैं अपने आप को इवॉल्व कर रहा हूँ। IIMC के बच्चों को मैंने पढ़ाया, बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट्स होते हैं वो, क्योंकि वो ऑल इंडिया लेवल के एंट्रेंस के थ्रू उनका एडमिशन होता है, और उन बच्चों में पढ़ने को लेकर जो लगन है वो बहुत ज़्यादा थी। मेरा, चूँकि मैं कॉन्ट्रेक्चुअल फैकल्टी वहाँ पर था, तो मेरा अमूमन लास्ट लेक्चर 3 से 4 होता था। इसके बाद भी वो बच्चे वेट करते थे कि कोई बात नहीं, सर की ऑफिस ड्यूटी तो 6 बजे तक है, 2 घंटे अभी सर और मिलेंगे। तो आते थे, टाइम लेते थे, सर मैंने ये स्टोरी लिखी है, ये आप प्लीज़ चेक करके मुझे बताइएगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑफ द रिकॉर्ड भी, क्लास के बाहर भी एक मीडिया के स्टूडेंट की लर्निंग खत्म नहीं होती है। वो जाकर अपने टीचर से कांटेक्ट करता है। ये मैंने जामिया और IIMC में स्टूडेंट्स में ऑब्जर्व किया। वहीं अगर प्राइवेट सेक्टर की मैं बात करूं, तो प्राइवेट सेक्टर के जितने भी मीडिया के कॉलेज हैं या XYZ कोई भी कॉलेज हों, बच्चे क्लासरूम में कम, कैंपस में ज़्यादा फोकस करते हैं, पढ़ाई में कम, मस्ती पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और मैं ये नहीं कह रहा कि मस्ती पे फोकस करना गलत है, बिल्कुल सही है, यही स्टूडेंट लाइफ है, एंजॉय करो, लेकिन अपने करियर के ऑब्जेक्टिव को मत भूलो। इसलिए टाइम मैनेजमेंट सीखो। आप अपने आप से प्रॉमिस करो कि मेरे लिए क्लासेस आर मच मोर इम्पॉर्टेंट देन फन। इसलिए 10 से 4 अगर मेरा क्लास का टाइम है तो मैं क्लास ज़रूर करूँगा या करूँगी, उसके बाद मस्ती कर लेंगे, उसके बाद घूम फिर लेंगे। तो ये टाइम मैनेजमेंट आना चाहिए। और जो पढ़ता है स्टूडेंट, जो लिखता है, जो टीचर्स की बातें सुनता है और समझता है, समय से असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स और एग्जाम्स देता है, यकीन मानो मीडिया की दुनिया में वही चमकता सितारा बनता है, वही चमकता सितारा बनता है। जी ज़रूर सर, और हम आशा करते हैं आपके इस छोटे से मैसेज को लोग अपनी जर्नी में, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर अप्लाई करेंगे। ऑल इंडिया रेडियो की आपने बात की। ऑल इंडिया रेडियो की एक रेप्यूटेड मैगजीन समाचार सेवा भारती, उसमें आपका आर्टिकल प्रिंट होना इज़ अ बिग थिंग इन इटसेल्फ। उसके लिए जो उसके पीछे के सीक्रेट्स खासकर मैं कहूँगी कि कंटेंट राइटिंग में वो लेवल अचीव करना, उसके लिए क्वालिटीज़ क्या रिक्वायरमेंट है, किस जो हमारे अपकमिंग जर्नलिस्ट हैं वो किस तरह के अपने ऊपर वर्क करें, क्या क्या क्वालिटीज़ अपने अंदर वर्क करें उन पर, अगर आप थोड़ी टिप्स आज हमारी ऑडियंस को दे सकें। देखिए, अच्छी रिसर्च है आपकी, और इसका मतलब यही है कि आप अच्छी इंटरव्यूअर हैं, क्योंकि ये मुझे भी नहीं पता था कि आपने इतनी रिसर्च की है कि मेरा एक आर्टिकल छपा हुआ है समाचार सेवा भारती में, जो कि ऑल इंडिया रेडियो की मैगज़ीन है। और ये बिल्कुल सही बात है, और एक बार नहीं छपा है, कई बार जो वहाँ पर, क्योंकि वो मैगज़ीन निकलती है एनुअली, तो जब भी वहाँ के जो एडिटर हैं वो मुझसे कहते हैं तो कि भाई एक आर्टिकल लिख दो, तो मैं लिख देता हूँ। और आपने जो टिप्स की बात कही, तो सबसे बेसिक बात यही है, पढ़िए खूब,
जिस भी फील्ड में आपको इंटरेस्ट है, साहित्य में आपकी रुचि है तो प्रेमचंद जी को भी पढ़िए, आजकल के जो साहित्यकार हैं चेतन भगत उनको भी पढ़िए। बॉलीवुड में इंटरेस्ट है तो आप बॉलीवुड से रिलेटेड जो राज कपूर को भी पढ़िए तो राज कुंद्रा को भी पढ़िए, छोड़िए मत किसी को। जितना आप पढ़ेंगे उतना ही आप समझेंगे, और इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है लिखिए। इसलिए मैं मीडिया के स्टूडेंट्स को हमेशा कहता हूँ, रीड, राइट और स्पीक। सबसे पहले पढ़ने की आदत डालो, इसके बाद जो कुछ पढ़ो उसको लिखो, और इसके बाद आजकल तो मोबाइल जर्नलिज्म आ गया है, आप अपने मोबाइल से बोलते हुए एंकर की तरह, रिपोर्टर की तरह अपना वीडियो रिकॉर्ड करो, अपने टीचर्स को दिखाओ, फीडबैक लो। तो समाचार सेवा भारती में मेरे बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं, और चूँकि मैं पीएचडी भी कर रहा हूँ, और पीएचडीज़ में क्या होता है कि आपके रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल्स चाहिए। न्यूज़ स्टोरी और रिसर्च आर्टिकल्स में अंतर होता है। तो उसमें ये क्या होता है, मैंने ये आप सब जानते होंगे, आपके दर्शकों को भी पता होगा, आपको भी पता होगा कि मन की बात की कार्यक्रम की शुरुआत 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए तो उन्होंने रेडियो को ही एक माध्यम क्यों चुना। वो चाहते तो अखबार में भी आर्टिकल लिख सकते, वो चाहते तो टीवी में भी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बात कह सकते थे, लेकिन उनको पता है कि जनसंचार के साधनों में सबसे अधिक उपयोगी और सबसे अधिक पहुंच वाला अगर कोई साधन है तो वो आकाशवाणी है। आकाशवाणी के आज की तारीख में 421 स्टेशन हैं ऑल इंडिया में। इसके अलावा आकाशवाणी के कार्यक्रमों की जो पहुंच है, रीच और एक्सेस है, वो 98% तक है जो हमारे देश की जनता है। तो उन्होंने इसलिए मन की बात के कार्यक्रम को स्टार्ट किया। अब रही बात जो मेरा आर्टिकल था, मैं उसके संदर्भ में आपको बताना चाहूँगा कि मेरा आर्टिकल ये था कि रेडियो की लोकप्रियता कम होती जा रही थी, खासतौर पर प्राइवेट एफएम रेडियो की लोकप्रियता तो फिर भी बढ़ रही थी शहरों में, लेकिन वैसे कम हो रही थी, और रेडियो की बातें कभी टीवी में नहीं हुआ करती थी। 2014 से पहले आप कभी कभार कोई प्रोग्राम बन गया, अगर दूरदर्शन में तो बन गया, बाकी प्राइवेट चैनलों में तो बहुत ही कम होता था। लेकिन जब से ये मन की बात कार्यक्रम शुरू हुआ है, उसके बाद टीवी पर रेडियो की बातें होने लग गई हैं। क्यों? क्योंकि रेडियो की लोकप्रियता को बढ़ाने में मन की बात कार्यक्रम का क्या योगदान रहा, इस पर मैंने एक आर्टिकल लिखा, जो कि शोध आधारित आर्टिकल था, रिसर्च ओरिएंटेड आर्टिकल था। इसके अलावा भी मैंने कई आर्टिकल्स लिखे। तो लिखने का सबसे बेसिक वही टेम्पल, पहली बात, आप जर्नलिस्ट हैं, आप साहित्यकार नहीं हैं। हालांकि मैं साहित्यकारों का किसी तरीके से उनकी सम्मान में ठेस नहीं पहुंचाना चाहता हूं, मैं खुद साहित्य से बहुत रुचि रखता हूं, पढ़ता हूं। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ना कि अगर आप बहुत ही कठिन साहित्य से जुड़ी भाषा का प्रयोग अपनी स्टोरी में करेंगे तो वो न्यूज़ के लिए अच्छा नहीं माना जाता। अगर आप रिक्शे वाले को बोलेंगे उच्चतम न्यायालय ले चलो क्योंकि वहाँ पर हमें रिपोर्टिंग करनी है, तो वो रिपोर्टिंग समझ जाएगा, उच्चतम न्यायालय हो सकता है ना समझे। लेकिन अगर आपने उसको सुप्रीम कोर्ट बोल दिया तो वो समझ जाएगा। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट यू हैव टू यूज ओनली कॉमन स्पोकन वर्ड्स। सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग कीजिए, चाहे हिंदी का प्रयोग करो या इंग्लिश का प्रयोग करो। शशि थरूर वाली इंग्लिश यूज करने की जरूरत नहीं है आपको, कि आधे लोगों को समझ ही में ना आए। दूसरी बात, सेंटेंस छोटे लिखिए। आप न्यूज़ की रिपोर्ट लिख रहे हैं, आप निबंध नहीं लिख रहे हैं, आप कोई किसी मूवी की आप स्टोरी नहीं लिख रहे हैं, या यूं कह दें कि कोई आप उपन्यास नहीं लिख रहे हैं। तो कंटेंट राइटिंग सब जगह है, क्रिएटिव राइटिंग सब जगह है। आप अपने आप को एनालाइज कीजिए, पता कीजिए कि आप अगर न्यूज़ की स्टोरी लिख रहे हैं तो न्यूज़ में लिमिटेड वर्ड्स हैं, लिमिटेड स्पेस है, तो आप उसी स्पेस में आप अपनी खबर को लिखिए। सामान्य बोलचाल की जो भाषा है उसका प्रयोग कीजिए, छोटे छोटे सेंटेंसेस में लिखिए, अपने टारगेट ऑडियंस को समझिए, और इस तरीके से आप अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी, बहुत सारी टिप्स आपने छोटे से वक्त में हमारी ऑडियंस को दे दी, बहुत बहुत शुक्रिया। क्योंकि स्क्रिप्ट की बात हमने जान ली, अच्छे स्क्रिप्ट के सीक्रेट्स हमने आपसे जान लिए। ऑल इंडिया रेडियो में ही आपके कुछ शोज़ का मैं जिक्र करना चाहूँगी, महफिल और कृषि जगत, ग्राम संसार, मन भावन, और भी ना जाने कितने शानदार शोज़ आप कर चुके हैं। उन शोज़ की कहानी मैं आज आपसे जानना चाहूँगी। अगेन आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर क्वेश्चन, क्योंकि अगेन ये भी होती है रिसर्च की, एक होता है ना सरसरी निगाह से हमने पढ़ लिया, रिसर्च कर ली, और एक होता है नहीं, गंभीरता से हमने रिसर्च की है, गहराई से हमने अनुसंधान किया है। तो ये गहराई से अनुसंधान का ही असर है कि इनको ये मालूम है कि मैंने कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑल इंडिया रेडियो में किए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी जो शुरुआत हुई थी आकाशवाणी से,
वो इसीलिए हुई थी क्योंकि मैं बचपन से खुद, ये मेरे परिवार में मेरे पिताजी के द्वारा स्पेशली डाला गया संस्कार था कि हम रेडियो को बहुत सुनते थे, आकाशवाणी के समाचार बहुत सुनते थे। तो हुआ था उसमें ये कि पहली बार मैंने वहाँ अप्लाई किया था, जामिया में उस समय पढ़ाई कर रहा था, महफिल और युववाणी, आपके दर्शकों में कई लोगों को पता होगा, युववाणी एक चैनल हुआ करता था, प्रोग्राम्स हुआ करता था। तो उसमें क्या था कि आपको फॉर्म भर देना है, ऑडिशन देना है, ऑडिशन अगर आपका क्लियर हो गया तो आपको एक प्रोग्राम मिल जाएगा प्रेजेंट करने को। तो मुझे जो पहला प्रोग्राम प्रेजेंट करने को मिला था वो महफिल था। और महफिल क्या है? यारों की महफिल, दोस्तों की महफिल। कुछ भी एक यूथ से रिलेटेड कोई भी टॉपिक ले लिया, उससे रिलेटेड आपने स्क्रिप्ट लिख ली, उससे रिलेटेड आपने सॉन्ग्स का सिलेक्शन कर लिया और जाके आधे घंटे का शो था। और मुझे भी आज भी याद है कि उस शो को प्रेजेंट करने के लिए 500 का चेक मुझे 2 महीने बाद मिला था। सरकारी तरीका है तो इसलिए आराम से पैसे मिलते हैं, लेकिन मिला था। और वो मेरे लिए चेक बहुत ही कीमती था, पैसों की वजह से नहीं, क्योंकि मैं जिस रेडियो को सुनता था उस रेडियो में मेरी आवाज़ गई थी। और यकीन मानो मैंने दोस्तों को अपने पहले से बोल भी रखा था, भाई ये रिकॉर्ड कर लेना, मैं बाद में सुनूंगा। तो इस तरह से महफिल की शुरुआत हुई। फिर मन भावन भी इसी तरह का प्रोग्राम हुआ। अब यहाँ पर चूँकि खेती किसानी में मेरा लगाव रहा है और मेरी आज भी खेती है, बहुत ज़्यादा ना सही, बहुत बड़े लंबरदार ना सही, 10-15 बीघे खेती है। तो खेतियों में देखो क्या है, इसको आप पत्रकारी नज़रिए से भी समझ सकते हैं। खेती हमारे देश का सबसे पुराना बिजनेस है और खेती हमारे देश के किसानों को और मजदूरों को बहुत बड़ा रोजगार देती है। खेती पर आज सियासत खूब होती है, मैं किसी सियासत पे नहीं जाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि देश में कृषि पत्रकारिता की क्या दशा है, क्या दिशा है, ये कौन तय करेगा? क्यों हम किसानों पर आधारित कार्यक्रम नियमित तौर पर नहीं बनाते हैं? क्यों हम किसानों मजदूरों पर आधारित प्रोग्राम्स या न्यूज़ रिपोर्ट्स रेगुलर क्यों नहीं दिखाते हैं? क्या हमारे देश के वो वोटर हैं? किसान भी तो वोटर हैं, वो भी तो नागरिक हैं और किसानियों की समस्या आज से नहीं है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, मेरा किसानों से लगाव था। उस समय इत्तेफाक से फॉर्म निकले हुए थे कि आपको अगर रेडियो प्रेजेंटर बनना है, फार्म एंड होम सेक्शन यानी कृषि एवं गृह एकांश, जो कि ऑल इंडिया रेडियो में है दिल्ली में, तो वहाँ मैंने अप्लाई किया। और चूँकि मेरा न्यूज़ का बैकग्राउंड पहले से था तो इस वजह से वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। इसके बाद फिर आपने जिन कार्यक्रमों का जिक्र किया, ग्राम संसार हो गया, वहाँ पे मैंने किसानों पर आधारित कार्यक्रम प्रेजेंट किए और उसका एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। किसानों की चिट्ठियाँ आती थीं, वो पढ़ते थे और वो तारीफ़ करते थे। तो इस तरीके से मेरी रेडियो की जर्नी रही। फिर आपसे आखिरी सवाल मेरा, आपकी किताब क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज़ चैनल्स, उसी के नज़रिए से आपसे जानना चाहूँगी कि आज के वक्त में मीडिया की दशा और दिशा किस ओर जा रही है? मैं कहूँगा कि मीडिया की दशा और दिशा दुर्दशा की ओर जा रही है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि मीडिया को आत्ममंथन करने का ये सबसे सही वक्त है। पत्रकारिता की पवित्रता आज खतरनाक स्तर पर पहुंच गई है। ऐसा नहीं था कि इससे पहले बहुत पवित्र थी, पहले भी खतरा था। नीरा राडिया केस याद कर लीजिए, इसके पहले के बहुत सारे मतलब मीडिया से जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं पत्रकारिता की, ऐसा नहीं है कि वो 100% पवित्र हों या 100% वो आदर्श पत्रकारिता कर रहे हों। जी हाँ, आदर्श पत्रकारिता इस देश में 2014 से पहले भी नहीं थी, 2014 के बाद भी नहीं है। एक फ़र्क है जो मैं देखता हूँ, जो मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है, कि पहले पत्रकारिता का स्तर थोड़ा सा गिरा हुआ था, आजकल बहुत ज़्यादा गिर गया है। और इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर मैं किसी की मानता हूँ तो नॉइस चैनल्स की मानता हूँ। अब मेरे शब्दों पे गौर कीजिएगा, मैंने न्यूज़ चैनल वर्ड का यूज़ नहीं किया, मैंने कहा नॉइस चैनल्स। क्यों? क्योंकि मेरी नज़रों में ही नहीं, सामान्य दर्शक वर्ग यानी व्यूअर्स की नज़रों में भी वो नॉइस चैनल्स में बदल गए हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी डाउन है। मेरी जो पुस्तक से रिलेटेड आपने सवाल किया, तो उसका जवाब यही है कि मैंने उन दर्शकों तक बात की, रिसर्च किया कि आपको क्या लगता है चैनल वाले जो दिखाते हैं कितना सही दिखाते हैं, क्या ये रियल जर्नलिज्म है या नहीं है। तो यकीन मानो ज़्यादातर दर्शकों ने यही कहा, ये सिर्फ शोर मचाते हैं। और खबरें शोर नहीं होती हैं, खबरों में हर एक खबर में भावनाएं होती हैं। मैं तो न्यूज़ को स्टोरी कहने के भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि स्टोरी का मतलब होता है कहानी, कहानी का मतलब होता है मनगढ़ंत, आपके मन के अनुसार। जी नहीं, खबर हमेशा सच्चाई होती है। चाहे वो हमारे CDS का प्लेन क्रैश हो तो वो भी एक खबर है, दुखदाई है, या फिर SSC के स्टूडेंट्स हैं
या रेलवे ग्रुप डी के स्टूडेंट्स हैं जिनकी पिछले 5 साल से रिटर्न नहीं हो रहा, एग्ज़ाम नहीं हो रहा और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो मीडिया में इसको कवरेज मिलनी चाहिए। तो ये भी रियल है, ये स्टोरी नहीं है, ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है। कहानियाँ फिल्मों में होती हैं, वेब सीरीज़ में होती हैं। इसलिए मेरा ये मानना है कि आज की मीडिया को आत्ममंथन करने की सख्त आवश्यकता है और इसके लिए किसी सरकार के द्वारा आप पर सेंसरशिप लागू किया जाए, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। कहने के लिए हमारे यहाँ प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है जो कि न्यूज़पेपर्स के लिए है, प्रिंट मीडिया के लिए है। कहने के लिए हमारे यहाँ पे NBA है जो कि न्यूज़ चैनल्स के लिए है। इनकी गाइडलाइंस हैं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन इन गाइडलाइंस का फॉलो कितना होता है, इसका आकलन कौन करेगा? तो जिस दिन मीडिया आत्ममंथन कर लेगा, आत्मचिंतन कर लेगा, अपने गिरेबा में झांक लेगा, उसी दिन पत्रकारिता की प्रतिष्ठा और पत्रकारिता की पवित्रता वापस आ जाएगी। इसलिए मुझे मेरी जो पुस्तक है वो है क्रेडिबिलिटी ऑफ न्यूज़ चैनल्स, क्योंकि मैं अगर व्यक्तिगत तौर पर अपनी बात करूं तो रेडियो और टीवी मेरा एक दिल है, एक मेरा दिमाग है। दोनों ही माध्यमों में मैंने काम किया है, दोनों ही माध्यम मुझे बहुत प्यारे हैं। मैं इस सोच का भी पक्षधर नहीं हूं कि टीवी चैनल मत देखिए क्योंकि वो कूड़ा परोसते हैं। मैं इस सोच का समर्थक हूं कि सिस्टम के अंदर रहकर ही आप सिस्टम में बदलाव कर सकते हैं। सिस्टम से बाहर हो गए तो सिस्टम को आप कोस सकते हैं और कोसना कार्य साधारण लोगों का है, असाधारण लोगों का नहीं है। इसलिए क्रेडिबिलिटी हमें मीडिया की बनानी होगी, आगे बढ़ानी होगी और इसके लिए मीडिया के लोगों को खुद ही आगे आना होगा। जी, यानी अगर वाकई में समाज में बदलाव लाना है, पत्रकारिता की दशा और दिशा में बदलाव लाना है, तो वी ऑल्सो हैव टू बी द फेस ऑफ दैट स्टेज। एग्जैक्टली। अगर आपने सेल्फ रेगुलेशन अथॉरिटी बना रखी है तो उसको ईमानदारी से उसका पालन कीजिए। और आजकल तो डिजिटल मीडिया आ गया है, फेक न्यूज़ की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स डिजिटल में ही होती हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि सरकार को इस दिशा में कदम उठाना चाहिए, या फिर मीडिया के जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं जो कि ना किसी के प्रभाव में हैं और ना ही किसी के दबाव में हैं, जो कि ना इस विचारधारा को मानते हैं ना उस विचारधारा को मानते हैं, जो सिर्फ पत्रकारिता के सिद्धांतों को मानते हैं, इन लोगों को साथ आना चाहिए और एक मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया की स्थापना करना चाहिए। और इस मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया में प्रिंट, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक सब तरह के मीडिया का जो है समावेश होना चाहिए और एक अच्छी गाइडलाइंस बनानी चाहिए। और इसमें उन गाइडलाइंस को ईमानदारी से पालन हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके मैकेनिज्म भी एक होना चाहिए, सुपरविजन का मैकेनिज्म। ठीक है, अदरवाइज आप दंत विहीन, जो कहावत है ना एक कि टीथलेस टाइगर, अर्थात एक संस्था तो बना दी है सो कॉल्ड सेल्फ रेगुलेटरी अथॉरिटी, लेकिन उसके पास कोई पावर्स नहीं है या उसका कुछ असर नहीं है, तो फिर नाम के लिए है, फॉर्मेलिटी के लिए है, तो एक अलग बात है। मेरा मतलब ये है कि कोई भी मीडिया काउंसिल ऑफ इंडिया बने वो नाम के लिए ना बने, वो काम के लिए बने, तभी इस देश में पत्रकारिता की प्रतिष्ठा जो है वापस आएगी और पत्रकार सच में देश की जनता की आवाज़ उठाएंगे, देश की जनता से जुड़े मुद्दों को उठाएंगे, ना कि किसी पार्टी की आवाज़ उठाएंगे। और तभी पत्रकार पत्रकार की भूमिका में रहेगा, प्रवक्ता की भूमिका में नहीं रहेगा। तभी जर्नलिस्ट रहेगा, जज नहीं बनेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज इतना निडर होकर हमारे दर्शकों को ये बताने के लिए कि कैसे एक आम इंसान भी मीडिया की दशा और दिशा को सुधारने में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल आज के लिए रूबरू में इतना ही। मैं अगले हफ्ते फिर लौटूंगी एक नई शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए ज्ञान वार्ता। धन्यवाद।